नमस्कार। आज हम चीन की महान दीवार के इतिहास, निर्माण और महत्व पर केंद्रित एक प्रस्तुति का जायजा ले रहे हैं। ये वाकई एक बहुत महत्वाकांक्षी विषय है, जिसमें दीवार की विशालता, इसे बनाने में लगा लंबा अरसा और इसके पीछे के मकसद पर रोशनी डाली गई है। हाँ, नमस्कार। बिल्कुल सही कहा आपने। विषय बहुत बड़ा है। और देखिए, पहली चीज जो ध्यान खींचती है वो ये कि इसमें जानकारी देने वाले गंभीर अंदाज और किस्सा गोई वाले नाटकीय अंदाज का एक दिलचस्प मेल है, जिसे मेरे ख्याल से और ज्यादा एकसार या हमवार बनाया जा सकता है। बिल्कुल, पढ़ते हुए मुझे भी लगा कि कहीं तो एकदम सीधे सपाट तथ्य हैं, जैसे कब बननी शुरू हुई, वो करीब 21,000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबाई, कौन से राजवंश शामिल थे, किन शी हुआंग मिंग वगैरह। और फिर अचानक हम दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान या वो ड्रैगन वाली लोक कथा जैसी बातों पर आ जाते हैं। ये थोड़ा सा चौंकाता है। आप कहना चाह रही हैं कि ये अंदाज का उतार चढ़ाव पाठक को थोड़ा उलझा सकता है कि मकसद क्या है इसका। हाँ, बिल्कुल। देखिए, महान दीवार जैसी चीजों के साथ दिक्कत यही है कि इतिहास और किंवदंतियां इतनी बुरी तरह गुंथी हुई हैं कि उन्हें अलग करना मुश्किल हो जाता है। तो जब आपकी लिखाई कभी एकदम अकादमिक लगती है, जैसे वो लंबाई का आंकड़ा या किन शिवांग था जिक्र, हाँ, बिल्कुल तथ्यात्मक, और कभी बहुत भावनात्मक या किस्से जैसी श्रापित दीवार या ड्रैगन ने रास्ता बनाया, तो पढ़ने वाला थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि भाई इसे कैसे लिया जाए। क्या ये इतिहास की किताब का हिस्सा है या किसी रोमांचक कहानी का? अच्छा, ये सिर्फ अंदाज की बात नहीं है, ये पढ़ने वाले के भरोसे और समझ पर भी असर डालता है। उसे ये तय करने में मुश्किल होती है कि किस जानकारी को बिल्कुल सच मानना है और किसे लोक कथा या एक भावनात्मक अतिशयोक्ति। तो इस उलझन को सुलझाने के लिए लेखक क्या कर सकता है? क्या उन्हें पूरी तरह से एक ही तरह का अंदाज चुन लेना चाहिए या कोई और रास्ता है? जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही अंदाज हो। देखिए, मिला जुला अंदाज भी चल सकता है, लेकिन जो भी अंदाज अपनाया जाए वो सोच समझकर और लगातार होना चाहिए, उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर आपका मकसद मुख्य रूप से ऐतिहासिक जानकारी देना है तो नाटकीय भाषा का इस्तेमाल थोड़ा कम करें, या जब करें तो साफ तौर पर बता दें कि भाई ये एक कहानी है या लोगों की कही सुनी बात है। अच्छा, जैसे आप कह सकते हैं, इतिहासकारों के मुताबिक तो ये तथ्य हैं, लेकिन दीवार से जुड़ी एक मशहूर लोक कथा ये भी है कि, इस तरह का कुछ। दूसरी तरफ अगर आपका मकसद एक दिलचस्प कहानी सुनाना है जिसमें तथ्य भी शामिल हों, तो उन तथ्यों को कहानी के बहाव में ऐसे पिरोएं कि वे रुकावट न बने, बल्कि कहानी को और पुख्ता करें। हाँ, जैसे दीवार बनाते वक्त की मुश्किलों का जिक्र करते हुए आप कब्रिस्तान वाली बात कह सकते हैं। बिल्कुल, उसे कहानी के हिस्से की तरह बता सकते हैं, लेकिन साथ में ये भी साफ कर सकते हैं कि ये एक भावनात्मक नाम है, कोई सरकारी आंकड़ा नहीं है या इसकी पुष्टि मुश्किल है। अच्छा, तो अंदाज में एक रूपता लाने के लिए थोड़े और उदाहरण दे सकते हैं। जैसे अगर लेखक दोनों तरह की बातें रखना चाहता है, तथ्य भी और कहानियां भी। मान लीजिए वो सबसे लंबा कब्रिस्तान वाली बात। जरूर। मान लीजिए आप उसी दावे का जिक्र कर रहे हैं कि दीवार बनाने में लाखों लोग मारे गए और इसे सबसे लंबा कब्रिस्तान कहा जाता है, तो एक ऐतिहासिक अंदाज में आप लिख सकते हैं, हालांकि सटीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, पर कई अनुमानों के मुताबिक निर्माण के दौरान भारी संख्या में मजदूरों की मौत हुई। इसी वजह से इसे अनौपचारिक रूप से दुनिया का सबसे लंबा कब्रिस्तान भी कहा जाने लगा। लेकिन इन मौतों की संख्या की पुष्टि करना मुश्किल है। इसमें तथ्य और लोक कथा अलग हो गए। हाँ, अब अगर कथात्मक अंदाज अपनाना है तो आप लिख सकते हैं, दीवार की हर ईंट के पीछे हाड़ कंपा देने वाली मेहनत और अनगिनत जानें छिपी थी। हालात इतने बुरे थे कि लोगों के बीच ये दीवार सबसे लंबे कब्रिस्तान के नाम से जानी जाने लगी। एक ऐसी कब्रगाह जो हजारों किलोमीटर तक फैली थी। इसमें भावनाएं ज्यादा हैं। और तीसरा, मिला जुला अंदाज लेकिन साफ संक्रमण के साथ। आप लिख सकते हैं, दीवार के निर्माण की विशालता जितनी प्रभावशाली है उतनी ही भयावह इसके पीछे की मानवीय कीमत है। जहां आधिकारिक रिकॉर्ड कम मिलते हैं, वहीं लोकमानस में ये धारणा गहरी बैठी है कि ये दुनिया का सबसे लंबा कब्रिस्तान है। इस धारणा के पीछे निर्माण की कठोर परिस्थितियां और अनुमानित लाखों मौतें हैं। हालांकि 5 लाख जैसी किसी संख्या की ऐतिहासिक पुष्टि कठिन है। अच्छा, तो यहाँ अपने दोनों पहलुओं को रखा, लेकिन उनके बीच का फर्क साफ कर दिया। जरूरी यह है कि लेखक खुद तय करे कि वो पाठक को किस नजरिए से दीवार दिखाना चाहता है और फिर उसी नजरिए को पूरी लिखाई में बनाए रखे।
या अगर नजरिए बदल रहे हैं तो पाठक को स्पष्ट संकेत दे। ये बहुत साफ तरीका है समझाने का। मतलब अंदाज को लेकर लेखक को ज्यादा सचेत और कह सकते हैं इरादतन होना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, इंटेंशनैलिटी। चलिए अब दूसरे मुद्दे पर आते हैं। जिस तरह से जानकारी को तरतीब दी गई है, यानी उसकी संरचना और प्रवाह, आपने जिक्र किया था कि इसमें भी सुधार की गुंजाइश है। हाँ बिल्कुल। देखिए, जानकारी को पेश करने का तरीका, उसका स्ट्रक्चर उतना ही जरूरी है जितनी की जानकारी खुद। अगर ढांचा सही हो तो पढ़ने वाले के लिए मुश्किल से मुश्किल विषय भी समझना आसान हो जाता है, वरना तो इस लिखाई के मौजूदा ढांचे में क्या कमी नजर आई आपको? ये पाठक के सफर को कैसे मुश्किल बना रहा है? मतलब कहाँ पर प्रवाह टूटता सा लगता है? अभी ऐसा लगता है कि हम कई अलग अलग चीजों के बीच थोड़ा अचानक कूद रहे हैं, जंप कर रहे हैं। हम दीवार बनने की शुरुआत, मान लीजिए कि राजवंश से बात शुरू करते हैं, फिर उसकी लंबाई और फैलाव पर जाते हैं, वो 21,000 किलोमीटर वाली बात। ठीक। इसके बाद अचानक वो ड्रैगन वाली कहानी आ जाती है। हाँ। फिर हम मजदूरों की मुश्किलों पर बात करते हैं, कब्रिस्तान वाली बात। फिर बनाने में इस्तेमाल हुई चीजों पर, जैसे वो चावल का पानी। हाँ, वो भी दिलचस्प था। दिलचस्प है बिल्कुल। फिर फौजी इस्तेमाल पर आते हैं, बुर्ज, सुरंगें वगैरह। और आखिर में इसकी नाकामी पर पहुंच जाते हैं, चंगेज खान, मांचू का हमला। अब देखिए, हर जानकारी अपनी जगह जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनका एक दूसरे से जुड़ाव या एक विषय से दूसरे पर जाने का कारण हमेशा साफ नहीं होता, थोड़ा रैंडम सा लगता है। इससे पाठक को ऐसा महसूस हो सकता है कि उसे बहुत सारी जानकारी तो मिल रही है, लेकिन एक पूरी जुड़ी हुई कहानी या तर्क समझने में मुश्किल हो रही है। एक तरह से दीवार की भव्यता की तरह जानकारी भी थोड़ी बिखरी हुई लग सकती है। तो इस बिखराव को समेटने और प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? आपने 2 तरीकों का जिक्र किया था, कालानुक्रमिक और विषयगत। क्या आप इन्हें थोड़ा और खोलकर बता सकते हैं, खासकर इस दीवार के संदर्भ में? जरूर। आपके पास 2 मुख्य रास्ते हैं और दोनों के अपने अपने फायदे हैं। पहला है कालानुक्रमिक, यानी क्रोनोलॉजिकल, समय के हिसाब से। ये तरीका तब बहुत अच्छा काम करता है जब आप दिखाना चाहते हैं कि कोई चीज समय के साथ कैसे विकसित हुई। जैसे दीवार का बनना। बिल्कुल। महान दीवार के मामले में ये बहुत स्वाभाविक लगता है, क्योंकि ये एक दिन में नहीं बनी, बल्कि सदियों में बनी और बदली। आप शुरू कर सकते हैं शुरुआती दीवारों से, 7वीं सदी ईसा पूर्व के आसपास। फिर किन शी हुआंग का दौर, जब पहली बार दीवारों को जोड़ा गया। उसके बाद हान, सुई और खासकर मिंग राजवंश के दौरान हुए बड़े विस्तार और मजबूती के काम। इसी क्रम में आप निर्माण की तकनीक, मजदूरों के हालात और उस दौर के फौजी मकसद भी जोड़ सकते हैं। और फिर अंत में? आखिर में आप दीवार के पतन, यानी जब इसे भेदा गया, और फिर आधुनिक युग में इसकी स्थिति, जैसे पर्यटन, संरक्षण, यूनेस्को साइट बनना, इन सब पर आ सकते हैं। इसका फायदा यह है कि ये पाठक को इतिहास की एक सीधी रेखा पर ले जाता है, जिससे समझना आसान होता है कि दीवार क्यों और कैसे बदली। लेकिन इसमें कोई चुनौती भी है? चुनौती ये हो सकती है कि एक ही तरह की जानकारी, जैसे निर्माण सामग्री या फौजी इस्तेमाल, अलग अलग राजवंशों के तहत शायद बार बार आए, थोड़ा दोहराव हो सकता है। अच्छा, और दूसरा तरीका विषयगत? दूसरा है विषयगत, यानी थीमैटिक, मुद्दों के हिसाब से। ये तरीका तब बेहतर होता है जब आप किसी चीज के अलग अलग पहलुओं पर गहराई से बात करना चाहते हो, भले ही वो अलग अलग समय से जुड़े हों। जैसे आप एक हिस्सा बना सकते हैं, दीवार क्यों बनी, जिसमें आप सारे मकसद, हमलावरों से बचाव, सीमा तय करना, व्यापार पर नजर रखना, ताकत दिखाना, ये सब एक साथ रख सकते हैं, चाहे वो किसी भी दौर के हों। अच्छा। दूसरा हिस्सा हो सकता है दीवार कैसे बनी, जिसमें आप पूरी निर्माण प्रक्रिया पर बात करें, समय रेखा, राजवंशों का योगदान, सामग्री, तकनीक, मजदूर, मानवीय लागत। एक और हिस्सा दीवार की बनावट पर हो सकता है, लंबाई, ऊंचाई, बुर्ज, दरवाजे, गुप्त रास्ते। फिर एक हिस्सा दीवार का असर और विरासत पर, जिसमें आप इसकी कामयाबी, नाकामी, सांस्कृतिक अहमियत, यूनेस्को दर्जा वगैरह पर चर्चा करें। इसका क्या फायदा है? फायदा यह है कि ये पाठक को हर पहलू की गहरी समझ देता है। आप एक जैसी जानकारी को एक जगह समेट सकते हैं। और चुनौती? चुनौती ये कि पाठक को समय का सीधा क्रम शायद न मिले, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि अलग अलग दौर की बातें आपस में कैसे जुड़ती हैं, कौन सी बात किस समय की है, ये साफ करना पड़ेगा।
ये दिलचस्प है कि दोनों ही तरीकों के अपने फायदे और नुकसान हैं। तो लेखक को कैसे चुनना चाहिए कि कौन सा तरीका बेहतर है? ये तो लेखक के मकसद पर निर्भर करेगा, है ना? बिल्कुल, ये इस पर निर्भर करता है कि लेखक का मुख्य जोर किस बात पर है। अगर वो दीवार के ऐतिहासिक विकास की कहानी बताना चाहता है तो कालानुक्रमिक शायद बेहतर हो, दीवार कैसे बनी, कैसे बढ़ी। लेकिन अगर वो दीवार के अलग-अलग पहलुओं जैसे मकसद, बनावट, असर, इनका विश्लेषण करना चाहता है तो विषयगत ज्यादा असरदार हो सकता है। सबसे जरूरी बात यह है कि जो भी ढांचा चुनें उसे साफ तौर पर पेश करें और फिर उसी पर टिके रहें। आप चाहें तो शुरुआत में ही बता सकते हैं कि आप किस तरह आगे बढ़ेंगे। हाँ, एक तरह का रोड मैप दे दें। एग्जैक्टली जैसे इस लेख में हम पहले देखेंगे कि दीवार क्यों बनी, फिर जानेंगे कि इसे कैसे बनाया गया। इससे पाठक को एक अंदाजा लग जाता है और वो खोया हुआ महसूस नहीं करता। हाँ, एक स्पष्ट रोड मैप होने से यकीनन पाठक को इतनी विशाल जानकारी को समझने में मदद मिलेगी, खासकर जब हम ग्रेट वॉल जैसी विशाल चीज की बात कर रहे हों। अब आते हैं तीसरे और आखिरी नुक्ते पर, जो दीवार की विरासत और अहमियत के मूल्यांकन से जुड़ा है। लिखाई में ये बताया गया है कि दीवार को कई बार पार किया गया, जैसे चंगेज खान, मांचू ने, और इसे कुछ लोग बेकार प्रोजेक्ट भी मानते हैं। जबकि दूसरी तरफ इसकी विशालता और यूनेस्को दर्जे का भी जिक्र है। यहाँ क्या सुधार हो सकता है? ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है। हाँ, ये विरोधाभास जैसा लग सकता है। यहाँ मुद्दा थोड़ा और संतुलित और गहरा नजरिया अपनाने का है, बजाय इसके कि दीवार को सिर्फ कामयाब या नाकाम के खांचे में बांट दिया जाए। मतलब सिर्फ ये कहना कि इसे पार कर लिया गया था इसलिए ये नाकाम थी, ये काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये बहुत सरलीकृत सोच है। जरा सोचिए, क्या हम किसी भी किले को सिर्फ इसलिए नाकाम कह देंगे कि इतिहास में कभी ना कभी दुश्मन उसमें घुसने में कामयाब रहा था? महान दीवार सिर्फ एक अभेद्य रुकावट बनने के लिए नहीं थी, इसके कई और मकसद भी थे। जैसे? हाँ, ये बड़े हमलों को पूरी तरह नहीं रोक पाई, ये सच है। लेकिन क्या इसने छोटे मोटे हमलों, घुसपैठियों या खानाबदोश कबीलों को रोका या धीमा किया? मेरे ख्याल से जरूर किया होगा। क्या इसने संचार का काम किया? वो बुर्जों से धुएं या आग के संकेत भेजना, ये एक अहम फौजी रणनीति थी। हाँ, कम्युनिकेशन लाइन की तरह। बिल्कुल। क्या इसने व्यापार मार्गों पर नजर रखने और टैक्स वसूलने में मदद की? शायद हाँ। क्या इसने चीन साम्राज्य की हदों को दुनिया के सामने रखा और उसकी ताकत का इजहार किया? यकीनन, ये एक सिंबल भी तो था। हाँ, शक्ति प्रदर्शन का प्रतीक। तो सिर्फ एक पहलू यानी पूरी तरह अभेद्य होना, उसके आधार पर इसे बेकार प्रोजेक्ट कह देना, इसके बाकी सभी योगदानों को नजरअंदाज करना है। ये थोड़ा अन्यायपूर्ण लगता है। तो फिर इसकी अहमियत का मूल्यांकन करते वक्त किन बातों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? कैसे करें ये मूल्यांकन? हमें इसकी कामयाबी और नाकामयाबी को काले और सफेद में देखने के बजाय एक स्पेक्ट्रम पर देखना चाहिए, एक रेंज में। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि क्या ये पूरी तरह कामयाब थी, बल्कि ये होना चाहिए कि ये अपने अलग अलग मकसदों में किस हद तक कामयाब रही और इसका चीन के इतिहास और संस्कृति पर क्या असर पड़ा। हमें ये भी देखना होगा कि नाकामी का मतलब क्या है। कई बार दीवार को भेदा गया, लेकिन वो अंदरूनी गद्दारी या रिश्वतखोरी की वजह से हुआ, न कि दीवार की बनावट की कमी से। तो क्या ये दीवार की नाकामी थी? ये एक अच्छा पॉइंट है। तो इस संतुलित नजरिए को दिखाने के लिए कुछ ठोस उदाहरण क्या हो सकते हैं? लेखक कैसे लिख सकता है? क्या कर सकता है कि भले ही बड़े हमलावर इसे पार कर गए, लेकिन रोजमर्रा की सुरक्षा, छोटे समूहों को रोकने और सीमा पर स्थिरता बनाए रखने में इसकी क्या भूमिका रही होगी। शायद इसने हमलों की फ्रीक्वेंसी कम की हो या उन्हें ज्यादा बड़ा और संगठित होने पर मजबूर किया हो। ठीक है। दीवार के मनोवैज्ञानिक असर पर जोर दिया जा सकता है। ये सिर्फ ईंट पत्थर की दीवार नहीं थी, ये एक सभ्यता की हदबंदी थी। हम और वो के बीच एक मानसिक लकीर खींचती थी। हाँ, चीनी पहचान का प्रतीक। बिल्कुल, चीनी पहचान और राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक के तौर पर इसका आज भी कितना महत्व है। ये भी माना जा सकता है कि इसकी फौजी अहमियत समय के साथ बदलती रही। किसी दौर में ये बहुत कारगर रही होगी, किसी दौर में कम, लेकिन एक इंजीनियरिंग चमत्कार और इंसानी मेहनत की मिसाल के तौर पर यह हमेशा असाधारण रही है। वो जो लाखों लोगों का परिश्रम है, सदियों का काम है, वो अपने आप में असाधारण है। हाँ, वो पहलू तो है ही।
पाठक खुद सोच सके। हाँ, आखिर में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और दुनिया के 7 नए अजूबों में शामिल होना ये क्या दिखाता है? ये बताता है कि दुनिया आज इसे सिर्फ एक पुरानी फौजी दीवार के तौर पर नहीं देखती, बल्कि इंसानी इतिहास, इंजीनियरिंग और संस्कृति की एक अनमोल धरोहर मानती है। ये इसके स्थायी और बहुआयामी महत्व को रेखांकित करता है। वाकई ये नजरिया दीवार की कहानी को कहीं ज्यादा दिलचस्प और मुकम्मल बनाता है। सिर्फ फेल हुई या पास हुई से कहीं आगे की बात है ये। तो अगर हम आज की बातचीत को समेटें तो हमने इस लिखाई को और बेहतर बनाने के लिए 3 खास बातों पर गौर किया है। पहला तो था लिखने के अंदाज यानी लहजे और शैली में एकरूपता लाना। तय करना होगा कि आप पाठक को इतिहास पढ़ा रहे हैं या कहानी सुना रहे हैं या दोनों, और फिर उसी अंदाज को बनाए रखना या बदलते समय साफ संकेत देना। बिल्कुल। दूसरा, जानकारी की तरतीब यानी संरचना को सुधारना। एक साफ और सोचा समझा ढांचा अपनाना, चाहे वो समय के हिसाब से हो या मुद्दों के हिसाब से, ताकि पाठक आसानी से जानकारी को समझ सके और उसके साथ जुड़ा रह सके। एक लॉजिकल फ्लो हो। और तीसरा, दीवार की विरासत और अहमियत का ज़्यादा संतुलित और गहरा मूल्यांकन करना। इसे सिर्फ फौजी कामयाबी या नाकामी के तराजू पर तौलने के बजाय इसके बहुआयामी मकसदों, राजनीतिक, सामाजिक और ख़ास तौर पर स्थायी सांस्कृतिक मूल्यों को पहचानना। और इन सुधारों के लिए कुछ ठोस सुझाव भी हमने डिस्कस किए, जैसे अंदाज को एक जैसा रखना या बदलाव के लिए पुल बनाना, एक स्पष्ट ढांचा चुनना और उस पर टिके रहना, चाहे क्रोनोलॉजिकल हो या थीमैटिक, और दीवार के मूल्यांकन में उसके मनोवैज्ञानिक, प्रतीकात्मक और सांस्कृतिक पहलुओं को भी शामिल करना। बिल्कुल, ये बदलाव न सिर्फ इस लिखाई को पढ़ने में ज्यादा आसान और दिलचस्प बनाएंगे, बल्कि चीन की महान दीवार जैसी जटिल, विशाल और शानदार चीज का ज्यादा सच्चा और सम्मानजनक अक्स भी पेश करेंगे। ये मानव परिश्रम का एक अद्भुत नमूना है और उसे उसी तरह दिखाना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि ये चर्चा आपके लिए फायदेमंद रही होगी। हम आपको इन सुझावों पर सोचने और अगर आप चाहें तो अपने सुधारे हुए काम को दोबारा हमारे पास भेजने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हम उस पर भी बात कर सकते हैं। हाँ, जरूर। देखना चाहेंगे कि ये सुझाव कैसे काम आते हैं।